हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पण जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जंक्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सेट थियरी के बारे में, उनकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, इन सबको जाना था। और अब इसके उसके आगे हमने अब यहाँ से सेट की डेफिनेशन हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, या अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दो चीजें हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब यही दोनों चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। वैसे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है जो अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, यानी उनका जिनका उन पर किसी का प्रभाव नहीं है, जिन पर किसी का प्रभाव नहीं है, यानी कि वो किसी सेंस में वो डिफाइन हो, वेल डिफाइंड। अब ऐसा कह देने से बात तो बन जाती है, लेकिन लोगों के मन में शंकाएं रह जाती हैं, कंफ्यूजन किसको लेकर के, वेल डिफाइंड को लेकर के। और इस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का बड़ा महत्व है। इसका तो कम है, लेकिन वेल डिफाइंड का महत्व बहुत है। लोग इसी में उलझ जाते हैं कि क्या वेल डिफाइंड है, क्या वेल डिफाइंड नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, और जो मैंने बोला कि अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाले। इन तीनों चीज को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इनके बारे में जानने से पहले हम सेट थ्योरी के नोटेशन और टर्मिनोलॉजी को कुछ अच्छे से समझ लेते हैं, जिनकी सहायता से हमें समझने में आसान रहता है। तो हम जानते हैं कि सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स, वाई, जेड, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इन सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट या मेंबर भी बोल सकते हैं, या पॉइंट। तो इन सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक। अब मान लो कोई सेट ऐसे है, सेट ऐसे है। अब कोई एलिमेंट एक्स है और वो इस सेट का सदस्य है, इस सेट में है, तो उसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस। एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द सेट एस, या एलिमेंट एक्स इज मेंबर ऑफ सेट एस। और यदि कोई एलिमेंट वाई है जो सेट का मेंबर नहीं है, जो इस सेट एस का मेंबर नहीं है, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वाई, एलिमेंट वाई डज नॉट बिलोंग टू सेट एस। वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस। एलिमेंट वाई इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस। ओके। अब हम जानते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म पहला, अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि जैसे जिन एलिमेंट्स का, जिन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना होता है हमें, तो हम उन्हें लिस्ट करते हैं किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट करते हैं, और उनको सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को कॉमा से। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक। अब हम धीरे धीरे यहां से यहां आते हैं, डिस्टिंक्ट को डिफाइन करते हैं। क्यों ये हो या ना हो बात बन जाती है, और यहां देखिए जैसे कोई हमारे पास वर्ड है सक्सेस। अब कोई बोले आपसे कि
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस शब्द के सभी लेटर्स का कलेक्शन करिए, सेट तैयार करिए। तो कोई उठेगा क्या करेगा, उसने कर्ली ब्रैकेट बनाया और इसमें बारी बारी सबको लिख दिया। जो कि ये सही नहीं है। कोई छोटे क्लास का बच्चा होगा तो वो उठाएगा इनको सब कॉमा करके अलग अलग करके ऐसे लिख देगा, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस शब्द में, इस वर्ड में, सक्सेस वर्ड में एस की मल्टीप्लिसिटी भले ही 3 हो, सी की मल्टीप्लिसिटी भले ही 3 हो, यानी यस जो इसमें एस जो है इस शब्द में भले ही 3 बार आया हो, सी इस शब्द में भले ही 2 बार हो, लेकिन जब हम लिस्ट करेंगे, सेट बनाएंगे उनका, तो उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक बार लिखते हैं, एक बार, SUCE, बस एक बार लिखेंगे। अब एक ही बार लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब इस सेट के अंदर सबको एक एक बार ही लिखेंगे तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे, यानी डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो अब जब ये डिस्टिंक्ट हो ही जा रहे हैं तो अब इस यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट यहाँ पे लिखा गया है ये हो या ना हो बात बन जाती है। अगर डिस्टिंक्ट लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी काम चल जाता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और है कि रोस्टर फॉर्म में जब हम इस तरीके से लिखते हैं सेट को, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये चाहिए, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये किस क्रम में लिखे जाए ये महत्व, उसका महत्व नहीं है। ये किसी भी क्रम में हो सकते हैं। जैसे कोई आया तो इसको ऐसे लिख दिया ECUS, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई आया तो ऐसे लिख दिया CESU, ये भी सही है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं। ठीक। अब ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर की बात करेंगे। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसमें रोस्टर में क्या करते थे कि जिन ऑब्जेक्ट्स का हमें कलेक्शन करना था उन्हें सेट के अंदर डायरेक्ट लिस्ट कर देते थे, उन एलिमेंट को डायरेक्ट लिस्ट कर देते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि जिन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना होता है, जिन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना होता है उनके बारे में कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, और जो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं वो उसी के तहत ये तय होता है कि कौन सा एलिमेंट उस सेट में आएगा और कौन सा नहीं होगा। मतलब जिन एलिमेंट को हमें कलेक्ट करना है उन एलिमेंट को लेकर के किसी सेंस में एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो ये बताता है कि इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा और कौन नहीं होगा। मतलब अब हम धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे वेल डिफाइंड पे। तो हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, अब वो प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड है या नहीं है इसी बात पर अब चर्चा होगी। तो सबसे पहले यदि ऐसा लिखा हो कि कहीं अगर ऐसा लिखा हो कहीं ऐसा लिखा हो, इसका मतलब है अगर ये कोई सेट अगर एस है, इसको हमने एस कर दिया तो इसका मतलब है कि एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स which satisfy
द प्रॉपर्टी P, मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर्टी को ये एक्स के बारे में कोई प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन कर देते हैं और इसी के तहत उन एलिमेंट्स का इसमें कलेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि S इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स X विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी P। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि कहीं ऐसा भी लिखा होता है X such that P/S, ऐसे भी कहीं लिखा होता है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन S such that, set of all elements in S for which the property is true, मतलब collection of all elements in S for which this property is true। ओके, अच्छा, अब इसको प्रोपोजिशन में बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं तब फिर समझते हैं। जैसे हम किसी स्कूल में गए और हमें कोई प्रोग्राम करना है वहाँ पे, और उसमें कुछ विशेष स्टूडेंट्स की ज़रूरत है हमें। तो हमने क्या किया कि असेंबली में गए और हमने अनाउंस किया कि भाई स्कूल के वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा है, जिनकी हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा है, वो क्लासरूम नंबर 5 में जाकर बैठ जाएं। अब हुआ क्या कि स्कूल के जितने स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा थी, वो क्लासरूम नंबर 5 में जाकर बैठ गया। तो हमने क्या किया कि उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप से हमने कुछ विशेष स्टूडेंट जिनकी हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा है, उनको हमने क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासरूम नंबर 5 एक सेट हो गया। उस सेट में एलिमेंट कैसे स्टूडेंट है जिनकी हाइट 6 फीट या 6 फीट ज़्यादा है। तो अगर हम क्लासरूम नंबर 5 को अगर हम सेट S इससे डिनोट करते हैं, उसको हमने सेट S मान लिया, तो इस सेट में एलिमेंट कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट को हमने स्मॉल s से डिनोट कर दिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स के बारे में हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है, जो इनके बारे में जो प्रोपोजिशन हमने बोला है, जो प्रस्ताव रखा है इनके बारे में प्रॉपर्टी यहाँ पे वो ले लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या थी कि हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। मतलब सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स such that height of each student is greater than or equal to 6। यही हमारा हो गया PS। ठीक, प्रोपोजिशन प्रॉपर्टी। अब ये डिफाइन तुमने कर दिया और ये वेल डिफाइंड भी है। कैसे? ऐसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कूल का या कोई भी व्यक्ति, अगर उसको बोला जाए कि भाई तुम इस क्लासरूम नंबर 5 में स्टूडेंट्स को बैठाना है, तो वो सबसे पहले इस देखेगा कि स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब वो स्टूडेंट्स के बारे में चेक करेगा कि उसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं है। अगर नहीं है, उसकी हाइट 6 फीट से कम होगी, बाहर कर देगा, तुम इस क्लास के मेंबर हो नहीं हो। मतलब अब ये क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी ने क्लियर कर दिया कि कौन सा स्टूडेंट इसमें आएगा, यानी कौन सा एलिमेंट इस क्लास में बैठेगा, कौन सा नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि क्लियर हो जाए कि कौन सा एलिमेंट सेट का मेंबर है कि नहीं है, ये क्लियर हो। मुझे लगता है कि अब थोड़ी बहुत आप लोग की जो वेल डिफाइंड को लेकर के कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। और अगर बची खुची कंफ्यूजन या शंका कुछ रह गया है वेल डिफाइंड को लेकर के, तो मैं उसे अभी के अभी पूरी तरह से दूर कर देता हूं। तो कुछ अब हम दूर करेंगे इस वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड को, जो अंतर है इनके बीच का अंतर, अब उसको समझने के लिए हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं।
उससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वेल डिफाइन क्या है, नॉट वेल डिफाइन क्या है। उसके बाद आपको सेट थियरी की जो ये बेस है, ये सारे के सारे अच्छे समझ में आने लगेंगे। और इसके बाद जो लेवल बढ़ता जाएगा उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो 2-3 एग्जांपल लेते हैं और क्लियर कर देते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, हमने अब वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड को हम समझेंगे अच्छे से। तो हमने एक एग्जांपल लिया, क्या है कि हमें एक सेट तैयार करना है किसका, मंथ्स का इन अ ईयर, सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। तो कोई भी होगा वो क्या करेगा कि सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर, वो सबको हर कोई जानता है, सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के नाम उसे पता है। वो इसको पढ़ते सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर क्या होगा, वो फर्स्ट से क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट बनाएगा और यहाँ से स्टार्ट कर देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। क्या करेगा कि इसको देखते ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो लिख के पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि ये सेट वेल डिफाइंड है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने यही हैं, सबको पता है। संसार में कोई भी व्यक्ति होगा अगर वो इसे देख के सेट तैयार करेगा तो यही बनेगा। किसी भी साल के वो मंथ्स का अगर कलेक्शन करेगा तो यही करेगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कह दे कि नहीं 13वां महीना भी होता है, वो फलाना ढिमकाना कुछ होता है, या 11 महीना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि संसार में जितने लोग भी हैं वो सब जो अगर इसको देख के अगर सेट तैयार करेंगे, सबका सेट यही होगा, सबका सेट यही होगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबका सेट एक जैसा होगा। तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब इन पर किसी का प्रभाव नहीं होगा। जो हमने स्टार्ट में बोला था कि अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाले, इन पर किसी का प्रभाव नहीं होगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा अगर वो ये सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर तैयार करेगा तो यही करेगा। अब एक एग्जांपल लेंगे, सारी दुविधा दूर हो जाएगी। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ 5 बेस्ट हमने एक एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ 5 बेस्ट सॉन्ग्स इन 2022। अब इसका कलेक्शन करना, इसका सेट तैयार करना है, इसका कलेक्शन करना है। तो अब ये क्या होगा, अब जैसे कोई आपसे कह दे तैयार करने, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से जो आपकी जो बेस्ट सॉन्ग होंगे 2022 के, क्या करेंगे, उसको आप सेट में तैयार कर देंगे। कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो अपना 5 बेस्ट सेट बना देगा, तीसरा होगा वो अपना ही सब रख देगा। हो सकता है कि जो आपने सेट तैयार की उस 5 गानों में से जो किसी और ने तैयार की, उनके सेट में आपका एक भी गाना ना हो। तीसरा वाले में हो सकता है कि दूसरे वाले का ना हो या आपका भी ना हो। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करने लगा, मतलब इन पर दूसरों को प्रभाव पड़ने लगा। जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाले ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, जिन पर किसी का प्रभाव ना हो। अब ये क्या है कि 5 बेस्ट सॉन्ग्स, तो हर बंदा उठेगा वो अपना बेस्ट सॉन्ग लिख देगा, सेट तैयार कर देगा 5 का। दूसरा तीसरा उठेगा, मतलब अगर यूपी ईस्ट और बिहार का लड़का होगा, 5 गाने सेलेक्ट करेगा बेहतरीन, उसमें वो 4 भोजपुरी भर देगा, 1 बॉलीवुड भर दिया। बहुत फोर्स किए तो 1 भोजपुरी कम कर देगा तो हरियाणवी भर देगा। और उन 3 भोजपुरी में से भी
जितने भी लोग तैयार करेंगे उन सब में वो भी अलग अलग होंगे। अब कोई भी होगा, किसी को अब बॉलीवुड के सॉन्ग सुनता है, वो गाने उनको पसंद होंगे तो वो 5 का उसका तैयार करेगा। कोई टॉलीवुड सुनता है तो उसका तैयार कर देगा। किसी को हरियाणवी पसंद है वो अपना तैयार कर देगा। किसी को बंगाली पसंद है वो अपना तैयार, किसी को भोजपुरी वो अपना। सब अपने अपने चॉइस के हिसाब से सेट तैयार कर देंगे और ये सबका सेट अलग अलग होने लगेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा। तो ये सेट क्या है? ये नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट क्या है? ये सेट नॉट वेल डिफाइंड है और ये सेट क्या है? वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। ये सबको पता है कि भाई एक साल में 12 महीने में नाम ये है, उनका सेट तैयार होगा। सबका संसार में जितने व्यक्ति होंगे, जितने विद्वान होंगे, सब तैयार करेंगे, यही सेट तैयार करेंगे, अलग नहीं होगा किसी का। ये क्या है? सबका अपना अपना अपने हिसाब से। ये नॉट वेल डिफाइंड, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब ये दिखते ही सबको दिखेगा कि अरे भाई ये तो वेल डिफाइंड है। सबको दिख रहा है कि वो वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 10 से छोटी और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सी होती हैं? यही होती है। अब कोई भी बंदा होगा, वो इसको देखते ही सेट तैयार करेगा तो यही होगा, उनका सेट यही बनेगा, किसी का वेरी नहीं करेगा। तो क्या है? वेल डिफाइंड है। सम धनात्मक संख्याएं जो 10 से छोटी हैं वो यही बनेंगे, सबकी यही बनेगी, किसी की अलग नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन इंडिया। तो क्या ये सेट वेल डिफाइंड है या नहीं है? अब ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? अब जाहिर सी बात है, नॉट वेल डिफाइंड नीचे लिखें तो ये नॉट वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं है? सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन इंडिया ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। कैसे? कि मान लीजिए आपने सेट तैयार किया, तो आपकी दृष्टिकोण में, आपके एस्पेक्ट में जितने अच्छे लोग होंगे, आपने उनका नाम लिख दिया, सेट तैयार कर दिया। आपकी दृष्टिकोण में, आपके नजरिए से जो अच्छे लोग हैं, आपने भारत में जो अच्छे लोग हैं, आपने उनका सेट तैयार किया। दूसरा बंदा उठा, उसने अपने हिसाब से सेट तैयार किया। तो ये भी तो हो सकता है कि जो बंदा आपको अच्छा दिखता हो, आपके नजरिए में जो बंदा अच्छा लगता हो, या आपके नजर से, दृष्टिकोण से जो बंदा अच्छा है, हो सकता है वो बंदा किसी दूसरे के लिए बुरा हो। मतलब कोई दूसरा बंदा हो, वो सेट तैयार करते उस व्यक्ति को अपने सेट में रखे ही ना, जिसको आपने रखा है। हो सकता है कि उसने ऐसे ऐसे कर्मकांड किए हो जो आपको न पता हो, और आपसे उसका व्यवहार अच्छा है, तो आपको लगा कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है, उसको आपने सेट में रख दिया। हो सकता है कि वो इसके कर्मकांडों को दूसरा व्यक्ति जानता है, वो उसे पता है कि ये इंसान बुरा है, उसने नहीं रखा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि सबके हिसाब से अलग अलग सेट तैयार होगा। तो ये है नॉट वेल डिफाइंड। तो अब वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में आपको ये अंतर समझ में आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपकी
माइंड में कोई कंफ्यूजन वाली बात रह गई होगी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को लेकर के। अच्छा, अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, बाकी वेल डिफाइंड नॉट में सब कुछ हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड के बीच का जो डिफरेंस आपको पता चल गया है। अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी। तो अब ये बताइए कि सेट ऑफ ऑल स्मार्ट set of all smart people तो फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि ये जो हमने लिखा है सेट ऑफ ऑल स्मार्ट पीपल्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ये वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड है। अगर ये नॉट वेल डिफाइंड है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब अभी के लिए बस इतना ही। और अच्छा, जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे एक अनुरोध है कि मेरे पिछली वीडियो को जाके एक बार देख जरूर लें। ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 मिनट की है। इससे क्या हुआ कि जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में अगर उसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, क्यों पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या है, फ़ायदा क्या है, ये सब थोड़ा जान लेते हैं तो मन लग जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसको पढ़ने का। फिर उसके आगे आपका इंटरेस्ट और जमने लगता है। तो एक बार उनसे अनुरोध है कि वो पिछली वीडियो को जरूर देख लें। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर तो जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।